नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका S2 पे सक्सेसफुल शशि। तो यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की पहली सीरीज़ लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। ये 2020 के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे हिस्ट्री सेगमेंट इतिहास से उठाया है। जो भी 19 क्वेश्चन आए थे उसमें से आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो श्री पर्वतीय जो नागार्जुन कोंडा और नागार्जुन हिल के आसपास का एरिया है, ये आंध्र प्रदेश के पास है, दक्षिण में मरु पर्वत है, वहाँ पे है इनका साम्राज्य था। ये 3rd और 4th सेंचुरी के आसपास इन्होंने शासन किया था। इक्ष्वाकु वंश जो है इनका वंश था और राम यहाँ के, भगवान राम यहाँ के जो है सबसे ईश्वर तुल्य जो है राजा माने गए हैं, जिनको आज भी लोग पूछते हैं। और कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे ये राज्य जो है बसा हुआ था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इक्ष्वाकु में बड़ा स्थान है। ये लोग सूर्यवंशी थे। कई जो है धारणाएं हैं। पहला तो ये है कि इनके जो फाउंडर थे वो वशिष्ठ पुत्र चमात मूला थे, और सातवाहन जो है, सातवाहनों के पतन के बाद ये अस्तित्व में आई थी। ये शैविक थे, वैदिक थे, इनका वेदों में उल्लेख है, अग्निहोत्र थे और अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो जो सही आंसर है वो श्री पर्वतीय का जो इक्ष्वाकु ही होगा। लेकिन हम और ऑप्शन पे विचार करते हैं, और जो दिए गए ऑप्शंस हैं। ये वाकाटक क्या है? वाकाटक जो है ये शैव शासक थे। इन्होंने 255 ईसा पूर्व से लेके 550 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनका पहला शासक विंध्यशक्ति था, जिसका उल्लेख वायु पुराण में किया गया है और अजंता लेख में भी लिखा हुआ है। जो राजकुमारी प्रभावती गुप्त से इनके वैवाहिक संबंध थे। ये जो प्रभावती गुप्त थीं, ये गुप्त वंश की उत्तर भारत में बहुत समृद्ध राज्य था, वहाँ की ये पुत्री थीं। और प्रभावती के पति का नाम रुद्रसेना द्वितीय था। इसके बाद हम आते हैं शक पे। शक अपने राज्यों को क्षत्रप बोलते थे। इसमें 2 भाग थे, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के 2 केंद्र थे, तक्षशिला और मथुरा। तक्षशिला जो है वहाँ पे ल्याक और कुशलुक जो है काम का शासन था। इनके पुत्र जो है पाटिक थे, और पाटिक ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की हुई थी। महाक्षत्रप की उपाधि धारण किया था। और मथुरा के ये सिंहध्वज उल्लेखित अभिलेख में इनका जिक्र हुआ है। इसके बाद हम आए अगर मथुरा का, तो मथुरा में हगासन और हगान 2 जो राजकुमार थे, राजा थे, वो शासन करते थे वहाँ पे। इसके बाद पश्चिमी क्षत्रप की अगर बात करें, तो पश्चिमी क्षत्रप में इनके 2 स्टेट थे, नासिक और उज्जैन। नासिक का जो शासक था वो नहपान था और भूमक था। और ये इनका जो प्रसिद्ध, नहपान का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था भड़ौच। और जो भूमक था इसका ज़्यादा उल्लेख, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आता नहीं है। और इसके बाद हम आते हैं उज्जैन पे। उज्जैन जो है इसका जो अंतिम शासक था वो रुद्र सिंह 3rd था, और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध था वो रुद्रदामन था। और ये जो गिरनार का शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख है, और इसने सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई थी। इसके बाद आते हैं खारवेल पे। खारवेल जो है 193 ईसा पूर्व से 193 ईसा पूर्व से इन्होंने शासन किया था। ये महामेघवाल वंश के 3य शासक थे, ठीक है। और इनका जो केवल एकमात्र उल्लेख मिला है वो हाथी गुम्फा पे मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिली है। भुवनेश्वर के निकट जो उदयगिरी की पहाड़ियों में ये बसा हुआ था। जैन धर्म के अनुयायी थे। और ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनको अग्रजिन भी बोलते हैं। उनकी मूर्ति को ये लोग कलिंग से वापस ले आए थे। ये तो इसका जो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, इसका सही आंसर है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को श्री पर्वतीय कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं मौर्य काल में एग्रानमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो मौर्य काल की जो जानकारी है ये 322 ईसा पूर्व से
185 ईसा पूर्व तक ये लोग शासन किए थे। ये जो इसमें अर्थशास्त्र आप सुने होंगे बहुत फेमस था। अशोक के शासनादेश इसमें बहुत सारे थे। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखे और इसमें जो है जो माप तो अलग अलग उनको अधिकारियों को नाम दिया गया था। तो जो इनका माप तौल था उसको पोतवाध्यक्ष बोलते थे। काल के विभिन्न जो पदवी थी, जैसे समस्थाध्यक्ष होता था वो बाजार की निगरानी करता था। एग्रानमोई जो था वो जिलाधिकारी था उस समय का, जो मार्ग निर्माण अधिकारी भी था। मेगस्थनीज के अनुसार उन्होंने ये बताया हुआ था। इसके बाद पोतवाध्यक्ष जो है मापतौल का था। राजस्व प्रबंधन जो है जो करता था वो समाहर्ता उसको कहा जाता था। और एस्टीनमोई नगर अधिकारी था। गोप क्या था, संग्रहणकर्ताओं का अधिकारी था जो कुछ भी इकट्ठा करते थे। ग्रामिक जो है गांव का मुखिया हुआ करता था। और सवदकाम महामात्र मुख्यमंत्री हुआ करता था। इसका तो सही आंसर जो है इसका सी है, मार्ग निर्माण। ये ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सूची 1 और 2 से सुमेलित किए हुए सूचकों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलान कीजिए। अब इसमें महाजनपद दिया है, राजधानी दिया है। आपको पता होगा 16 महाजनपद थे। 16 मतलब 16 होता है। मत्स्य भगवान विष्णु के जन्म से संबंधित है ये, जहाँ इन्होंने मत्स्य अवतार लिया था उसी को प्रदेश को इन्होंने मत्स्य प्रदेश किया कहा था। और ये वैदिक जनपद का एक जो है वैदिक एरा का एक महाजनपद था। बहुत महान शासक यहाँ पे थे। कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन और वत्स जो है महा जो है भारत में इसका उल्लेख भी हुआ है। और ये बिफोर क्राइस्ट आए थे ये। और ये जो है 700 से लेके 300 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इनकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। और ये आज के टाइम में जयपुर के आसपास है। कुरु जो है अलवर के निकट मत्स्य फेस्टिवल मनाया जाता है कुरु में। ये इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ जो है इनके कई सारे अलग अलग नाम हैं। अभी इनका जो शासन था वो दिल्ली था, हरियाणा था, पंजाब था और सम ऑफ वेस्टर्न यूपी था कुरु का। और ये मिडिल वैदिक काल के थे। ये लोग जो है 1200 से लेके 900 ईसा पूर्व तक इन्होंने काम किया था, शासन किया था। इनकी जो राजधानियाँ थी, कैपिटल थी, वो आशनिद्वित थी और हस्तिनापुर थी और इंद्रप्रस्थ भी थी। इनकी 3 राजधानियाँ थीं। और परीक्षित और जन्मेजय का शासन भी यहीं पे रहा है। इसके बाद सूरसेन जो पौराणिक यादव शासक थे और मथुरा के थे वो, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, ये हो जाएगा। और इनका मरीसा से इन्होंने शादी किया था जिसको नाग कन्या कहा गया है। ये वासुदेव के पिता थे और वासुदेव भगवान कृष्ण के पिता कहे गए हैं। इनकी राजधानी मथुरा थी। और अश्मक जो है एक पाली में अशाका एक नाम आता है, अश्मक या अशाका। इसका एंशियंट में ये भी एक इतिहास में, पुराने इतिहास में एक महाजनपद था जो 700 से लेके 425 तक इसने शासन किया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका उल्लेख मिलता है। ये अंगुदत्ता निकाय के अनुसार जो है गोदावरी इनको जो है चारों ओर से घेरी हुई थी। और प्रेजेंट में ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है ये। और ये महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है। और इसको बोधन कहा गया है, जो एग्जैक्ट तेलंगाना का ज़िला है उसी में है ये। इसकी कैपिटल जो है पोतली थी। पोतली इसकी कैपिटल थी। तो अगर हम आंसर इसको मिलाएं तो विराट हो गया, उसके बाद जो है कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया, सूरसेन का मथुरा हो गया और अश्मक का पोतन हो गया। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। और इसमें है कि हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है हमें। तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि चोल जो है दक्षिण भारत के इतिहास का जो स्वर्ण काल था वो चोलों के समय ही था। ये इनसे पहले जो शासन किए थे पल्लव शासन किए थे। पल्लव से पहले शासन थे पाइन का शासन था। और पाइन से पहले जो है संगम काल कहा गया है। और चोल शासक जितनी बार भी विजय करते थे मंदिर बनवाते थे और अपने विजय का वर्णन करते थे। तो इसलिए जो है जो इनका सेकंड भी है कि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया और उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण भी दिए जाते थे। तो ये दोनों आंसर सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि माने पहला है भी और इसका
उल्लेख भी करता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो भीमबेटका पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। भीमबेटका जो है एमपी के रायसेन जिले में पुरा पाषाणिक आवासीय स्थल था, जिसको जो पहाड़ियों के नीचे, जिसमें ये यहाँ पे क्या है, आदिमानव के द्वारा बनाए गए चित्र काफ़ी सारे मिले हैं, जो शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध रही है। ये पूरा 1957 से 1958 के बीच में एक थे विष्णु श्रीधर वाकंकर, इसमें दिया है वीएस वाकंकर, इन्होंने जो है इसको खोजा था और ये राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था भोपाल मंडल ने 1990 में, और यूनेस्को ने विश्व धरोहर 2003 में इसको घोषित किया था। जो यूनेस्को है उसका एमपी में कितने सारे विश्व धरोहर हैं, या फिर यूपी में कितने सारे हैं और इंडिया में कितने सारे हैं? 3 क्वेश्चन है। पहले यूनेस्को का एमपी में कितने सारे विश्व धरोहर हैं, यूपी में कितने सारे विश्व धरोहर हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कितने सारे हैं, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे बता सकते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम आते हैं जो इसमें और ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स पे। तो माधव स्वरूप वत्स का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी उसमें इनका विशेष योगदान था। ये बहुत संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और ये जो है डीआईजी भी रह चुके थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1950 से 1954 के बीच में, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे आया माधव स्वरूप वत्स का। इसके बाद एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया जो है ये इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल संकालिया। ये भी आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट थे और जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जो है बहुत अच्छे से ये भी जानते थे। फिर वी.एन. मिश्रा, ये आंसर सी हमारा सही है। वी.एन. मिश्रा की बात करें तो ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और रिसर्चर थे, और इनका जो योगदान था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इनका मेन योगदान माना गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंसान, अबू ज़ईद, अलमूदी और अलबुरैनी ने किया था। और इसके बाद जो है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो ये जो पहला उल्लेख है या ये आदित्य सूर्य मंदिर का उल्लेख आता है जो उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है, और जो सांबपुर यात्रोत्सव था ये सूर्य पूजा से संबंधित है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक्स-ला-शापेल जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, दोनों एकदम बिल्कुल सही है। ये एक्स-ला ब्रिटेन और फ्रांसी इस पे हावी थे और इनके डिफरेंट जो कंट्रीज़ थे उनसे संधि थी। ये जो है, लेकिन इसमें अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के जो आपसी मनमुटाव थे उनका कोई प्रॉपर सलूशन नहीं निकला। इस संधि के तहत ही मद्रास जो है अंग्रेज़ों को पुनः वापस मिला, और ये 1746 से 1748 के बीच में ये संधि हुई थी। और फिर जो है अंग्रेज़ों की जो मद्रास पे आक्रामक नीति थी, इसीलिए हैदर अली के साथ जो है 1767 में 1767 से 1769 तक जो है पहला मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों के साथ लड़ा था। उसका मेन रीज़न यही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये हमारा आंसर दोनों सही है, सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस पे है कि सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे गए कूटों में व्यवस्थित कीजिए। ये पहला नहीं दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है। ये पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ पे लिखा है चारागाह, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और चारागाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सब बचपन से पढ़ते ही आए होंगे। बहुत ही विशाल और अच्छी सभ्यता थी। प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है एक, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसी के अंदर मोहनजोदड़ो भी था, कालीबंगा भी था, लोथल भी था, धौलवीरा भी था, राखीगढ़ी भी था,
ये प्रागैतिहासिक काल की थी। इसके जो निवासी थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। इसके खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। इसमें जो विकास जो था वो नदी के किनारे ही किनारे था, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो नगरीय विकास हो जाएगा। ये इसका फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है सिंधु घाटी के बाद आया था। सिंधु घाटी के बाद जो है वैदिक आया और वैदिक के बाद ही उत्तर वैदिक आया। उत्तर वैदिक जो है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आया था और इसमें जो लोग थे वो मैक्सिमम कृषक थे। इसके जो लोग थे वो सब कृषक थे, तो इसलिए इसका आंसर ये जो है सी हो जाएगा। अब ऋग्वैदिक काल समाज की बात करते हैं, तो ये जो है ऋग्वैदिक कबीलाई समाज था और रक्त संबंध पर आधारित था। इसमें वर्ण व्यवस्था थी और 4 प्रमुख वर्ण थे जैसे आज हैं, लेकिन आज की तरह पुराने जो है वो नहीं थे। पहले जो वर्ण थे वो कर्म बेसिस पे थे। जैसे विश्वामित्र जो है बाई बर्थ क्षत्रिय थे, लेकिन काम वो पुरोहितों वाला करते थे। संयुक्त परिवार रहता था, स्त्रियों की दशा अच्छी होती थी। इसमें माननीय भी थी, जैसे गार्गी और इत्यादि का नाम आप लोग जानते हैं। और जो मध्यकाल आया फिर वो क्या हो गया, जमींदारी का हो गया। जिसमें इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये हमारा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तब सूचियों में दिए गए को सही कूट में उत्तर दीजिए। अब ये भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब बना था? ऑप्शन शस्त्र अधिनियम पहले आया था 1878 में। क्यों आया था? उस समय लिटन का शासनकाल था, लिटन के टाइम पे आया था। लिटन की नीतियां जो है अंग्रेज इंडियंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा हावी थीं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का 11वां अधिनियम था और इसके अनुसार क्या है, भारतीयों को बिना लाइसेंस के अगर शस्त्र रखता है, व्यापार करता है तो दंडनीय अपराध है और इसको तोड़ने पे 3 साल, 5 साल, 7 साल अपने हिसाब से जो है वो सज़ा और जेल देते थे और जुर्माना अलग से वसूलते थे। इसके बाद तो ये आया था 1878 में, लिटन के टाइम पे था। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक संशोधन किया है। तो वो संशोधन क्या है कि जो खिलाड़ियों के अस्त्रों की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। बढ़ा के कितनी की है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि उनको खेलने के लिए, ओलंपिक के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत दिनों से डिमांड थी, तो बढ़ा दिया है, इसलिए चर्चा में था, इसलिए एग्ज़ाम में भी आया है। तो क्या आप बता सकते हैं? इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद शाही पद अधिनियम। शाही पद अधिनियम किसके टाइम पे आया था? ये लिटन के टाइम पे आया था। कब आया था? 1876 में। तो लिटन के टाइम पे, लिटन का जो कार्यकाल था, महारानी का शासन इस समय शुरू हो गया था। 1876 में जो था वो महारानी का शासन सीधे शुरू हो गया, इसलिए जो यहाँ की साम्राज्ञी भी इसी के थ्रू वो घोषित कर दी गई थी। इसके बाद आता है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ये आया था, ये भी यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा ही पारित था, जो भारतीय उपनिवेश में उच्च न्यायालय बनाने के लिए सीधे वहाँ के जो राजा थे, क्राउन को क्या कर दिया था? अधिकृत कर दिया था। ये 1861 में आया था और उस समय जो यहाँ पे गवर्नर थे वो कैनिंग थे। ठीक। इसके बाद आता है भारतीय विवाह विच्छेदन, जो लास्ट में बचा 1869 का। तो हमारे पास इन सब के सही आंसर आ गए। आंसर डी एकदम करेक्ट है अगर मिलाएं तो। इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय जो है, आप ये ऑप्शन देखते रहिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। तो जो सिक्किम का भारत में विलय जो है ट्रीटी ऑफ टिटालिया के तहत हुआ था और इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बहुत सारे जो है काम किए थे। ये 1813 से लेके 1823 तक इनका शासन था। 1813 से 10 सालों के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए अंग्रेज़ों के लिए, अपने देश के लिए काफ़ी काम किए थे। और ये जो है इनके शासनकाल में नेपाल युद्ध लड़ा गया था, जिसमें गोरखा जी को हार मिली थी। पिंडारी बहुत क्रूर थे, उनको अब पिंडारियों का दमन किया था इन्होंने। इसके बाद जो है तीसरा मराठा आंग्ल युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे लड़ा गया था, जिसमें मराठों की ताकत को ख़त्म कर दिया था।
सगौली की संधि किया था, जिसमें अभी नेपाल के साथ इंडिया का बवाल चल रहा था, तो सगौली की संधि भी उसने किया था। फिर मराठा नीति पे इसका खास ध्यान था। इसके बाद हम बैटिंग के बारे में जान लेते हैं। बैटिंग जो है 1828 से बैटिंग जो है 1828 से 1835 तक शासन किया था इन्होंने। ये सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, ठगी पर प्रतिबंध लगाया था, और सरकारी चार्टर जो है एक्ट 1833 में यही पास कराए थे। फिर आते हैं हम डलहौजी पे। डलहौजी के लिए बड़ा फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें बहुत सारे जो आप सुने ही होंगे, जानते होंगे क्या किया था इन्होंने। जिनके भी पुत्र नहीं थे उन पे जो है नियम कानून लगा के उनका राज्य हड़प लेते थे। इन्होंने क्या काम किया? सामाजिक सुधार के लिए काम किया, व्यवसायिक सुधार के लिए काम किया, सिंचाई व्यवस्था सही की, सैनिक सुधार किया, रेलवेज बनाया, और सार्वजनिक जो पीडब्ल्यूडी है, सार्वजनिक निर्माण का काम इन्होंने ही शुरू किया। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 1842 तक शासन किए थे। इन्होंने नहरों का निर्माण किया था, सिंचाई पे इनका मेन फोकस था, इस पे था। तो मित्रों, बच्चों, ये जो है आज का ये सीरीज़ ख़त्म है। अब हम कल मिलते हैं। आप हमें अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा, और आप इसको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।